Hello and welcome to Inspiration IAS, a well-defined platform for learning various general study topics for UPSC and state PCS examinations. This is daily news analysis by myself रूपक। यहाँ पे हम आपके लिए लेकर आते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड असम ट्रिब्यून जैसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज से डेली करंट अफेयर कंपाइलेशन एक डिटेल एंड कम्प्रिहेंसिव वे में। कुछ कारणवश पिछले कुछ दिनों के लिए हमने अपना डेली न्यूज़ एनालिसिस को स्थगित किया हुआ था, तो अभी दोबारा से रिज्यूम करते हैं हम 18 टू 21 जनवरी के बीच में जो न्यूज़ एनालिसिस रहे हैं यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आप पर्सनली मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो मुझे मेरे ट्विटर हैंडल रूपक मजुमदार यहाँ पे जाकर, या फिर आप विजिट कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल @सर रूपक। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं मेरे सारे वीडियोज़ के पीडीएफ नोट्स। इंस्पिरेशन आईएएस आपको प्रोवाइड करता है डेली एमसीक्यूज एंड विश्लेषण जो आप अवेल कर सकते हो बाय डायरेक्टली विजिटिंग आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.inspirationias.org, या फिर आप फॉलो कर सकते हो हमें वाया आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे लिंक। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो इंस्पिरेशन आईएएस आपको प्रोवाइड करता है फाउंडेशन कोर्स जो आपको मिलते हैं ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में, जहाँ पे आप अलॉन्ग विद दी फाउंडेशन कोर्स अवेल कर सकते हो हमारे सैटेलाइट कोर्सेज एंड ऑफ कोर्स ऑप्शनल पेपर फॉर पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए। ना सबसे पहला जो यहाँ पे न्यूज़ हम बात करेंगे द टर्म एनिग्मा जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी में काफ़ी पूछे जाते हैं ये कि एनिग्मा जो है ये किससे रिलेट करता है। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे एनिग्मा जो है ये 555.55 कैरेट का एक ब्लैक डायमंड है जो अभी रिसेंटली अनवेल किया गया था बाय सोथबीज, जो दुबई में आपका एक ऑक्शन हुआ था। इसके दौरान यहाँ पे इसको सेल के लिए लाया गया था। अब माना जा रहा है कि ये जो डायमंड है एनिग्मा ये बेसिकली आउटर स्पेस से आया है। अब देखिए एनिग्मा जो है एक हाईली प्रीशियस ब्लैक कलर का डायमंड है यहाँ पे। एंड ब्लैक डायमंड इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, माना जाता है इसका अभी डेटिंग के ज़रिए हमें पता चला है कि ये करीब करीब आपका 2.6 टू 3.8 बिलियन ईयर्स पहले बना हुआ था। एंड हैव ट्रेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन द एलिमेंट्स फाउंड इन इंटरस्टेलर स्पेस। It also contains osbornite and mineral which is present in meteoroids। जो meteorites होते हैं यहाँ पे इनमें पाए जाने वाले मिनरल से बना हुआ है अपना ये ब्लैक डायमंड। सो इसी के बेसिस पे माना जा रहा है कि ये इंटरस्टेलर स्पेस यानी आउटर स्पेस से मिला है। देखिए इससे पहले 2021 में कि 10138 नाम का एक डायमंड सेल किया गया था 12.3 मिलियन डॉलर्स प्राइस में, जो कि हांगकांग में हुआ था। एंड इनफैक्ट इसका प्राइस इतना ज़्यादा था, ये जो आप डायमंड देख रहे हो काफ़ी प्रीशियस काफ़ी एक्सक्लूसिव इसका गठन जो है स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हो, इसको हांगकांग में बेचा गया था 12.3 मिलियन डॉलर्स में। एंड बेसिकली ये न्यूज़ में था क्योंकि इसको क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए इसका पेमेंट कंडक्ट किया गया था। सो दिस इज़ अबाउट द एनिग्मा जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के बारे में। आप देख सकते हो द मिंट का आर्टिकल गवर्नमेंट क्लियर्स 20 स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स अंडर नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। अब देखिए हुआ क्या है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने 20 स्ट्रेटेजिक रिसर्च प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्लियरेंस दिया है विच वर्थ ₹30 करोड़ इन द एरिया ऑफ स्पेशल जो स्पेशलिटी फाइबर्स होते हैं इन जियो टेक्सटाइल अंडर द प्रोग्राम नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। अब उनमें से जो 20 स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है इनका अगर मैं ब्रेकअप आपको बताऊं तो 16 प्रोजेक्ट्स जो है स्पेशलिटी फाइबर्स में, जिनमें से 5 प्रोजेक्ट हेल्थ केयर सेक्टर में रखा गया है, 4 प्रोजेक्ट होंगे जो इंडस्ट्रियल एंड प्रोटेक्टिव सेक्टर में रखा गया है, 3 प्रोजेक्ट्स इन एनर्जी स्टोरेज, 3 प्रोजेक्ट्स इन टेक्सटाइल वेस्ट रिसाइकलिंग एंड 1 इन एग्रीकल्चर एंड 4 प्रोजेक्ट्स इन जियो टेक्सटाइल पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन में इसको रखा गया है। सो दिस इज दी ब्रेकअप। अब देखिए बेसिकली टेक्निकल टेक्सटाइल होता क्या है। जब हम कन्वेंशनल टेक्सटाइल एंड टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में बात करते हैं, बेसिक डिफरेंस यहाँ पे आपके लिए है। जो कन्वेंशनल टेक्सटाइल है दिस इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड प्राइमरली फॉर एस्थेटिक और डेकोरेटिव पर्पस, एंड जो फाइबर्स होते हैं विच मे बी नेचुरल और सिंथेटिक is usually first spun into yarn and then the yarn is woven or knit into fabric। जबकि टेक्निकल टेक्सटाइल जो है ये कन्वेंशनल टेक्सटाइल से काफ़ी ज़्यादा अलग है इन द सेंस दैट दे आर मैन्युफैक्चर्ड प्राइमरीली for the performance or functions rather than aesthetics। They may be both woven or non-woven and is made out of primarily synthetic or some kind of natural fibers। नाउ जो टेक्निकल टेक्सटाइल है देखिए
दीज आर बेसिकली फंक्शनल फैब्रिक्स जो कि आपका अप्लाई किया जाता है इन वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स हो गया, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर। इनके बेसिस पे इनको 12 अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, एग्रोटेक, मेरिटेक, बिल्ड टेक, मोबिल टेक, क्लोथ टेक, इस तरह से अलग अलग 12 सेगमेंट्स में इनको डिवाइड किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से सेक्टर में इनको अप्लाई किया जाएगा, कौन से सेक्टर में इनको यूज़ किया जाएगा। बात करें अगर इस मिशन के बारे में, देखिए तो ये 2020 में कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा लॉन्च इसको अप्रूवल दिया गया था। एंड पर्टिकुलरली जो मिशन है ये आता है आपका जो नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में। ऑब्जेक्टिव क्या है? पोजीशनिंग द कंट्री एज अ ग्लोबल लीडर इन टेक्निकल टेक्सटाइल। टेक्निकल टेक्सटाइल में जो बाकी के काउंटर पार्ट्स है आपके, जैसे हाईली डेवलप्ड, जैसे चाइना के बारे में हम बात करते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल में जब हम आते हैं, या फिर यूएसए हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, तो उनके लेवल पे हम इंडिया को देखना चाहते हैं, ग्लोबल पोजीशन में एज अ लीडर हम देखना चाहते हैं। तो इसी के चलते टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को लॉन्च किया गया था। अब इसका जो ड्यूरेशन होगा, देखिए इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर अ कोर्स ऑफ 4 years फ्रॉम 2020-21 एंड एज अ 4 कंपोनेंट्स। अब 2021 से स्टार्ट करते हैं, इसमें 4 कंपोनेंट यहाँ पे रखा गया है, विच आर बेसिकली द फोकस विल बी ऑन रिसर्च डेवलपमेंट, R&D पे फोकस रखा जाएगा, एंड इनोवेशन पे, विथ एन इनिशियल आउटले ऑफ 1000 करोड़। प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मार्केट फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल, मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच रहेगा, मार्केट डेवलप करना, क्योंकि देखिए टेक्निकल टेक्सटाइल अगर इंडिया में बात करें तो काफ़ी हद तक ये जो है ना कॉमन लोगों में ये उतना ज़्यादा प्रचलित है नहीं। या जो मिडिल इनकम ग्रुप वाले जो इंडस्ट्रीज़ हैं, पर्टिकुलरली जिसको आप MSMEs कहते हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रचलित नहीं है। तो मार्केट बेस्ड ओरिएंटेशन से एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड किया जाए, टेक्निकल टेक्सटाइल को और ज़्यादा प्रचलित किया जाए। द फोकस ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन, पर्टिकुलरली जो टारगेट है, देखिए 14,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक का हमने टारगेट रखा हुआ है 21-22 जो फाइनेंशियल ईयर था उसके, जो फाइनेंशियल ईयर है इसके अंतर्गत, विथ 10% एवरेज ग्रोथ एवरी ईयर टिल द मिशन एंड्स। 4 साल के जो 4 साल का जो मिशन रखा गया है, हर साल हम 10% का एवरेज ग्रोथ देखना चाहते हैं। फोकस विल बी ऑन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने बोला है आपको, टेक्निकल टेक्सटाइल जो है अभी काफ़ी नेसेंट स्टेज में है, पर्टिकुलरली हम इंडियन कंटेक्स्ट में अगर बात करें, सो एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट में इस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाने वाला है। These are the broader component of technical textile mission. Next is the Open Data Week, so which is which has been conducted January 21st to January 17th to 2022 to January 21st 2022 के अंतर्गत। अब देखिए ओपन डेटा वीक क्या है यहाँ पे, देखिए रिसेंटली मिनिस्ट्री, अब ये बात आप ध्यान रखना, डेटा से आप हो सकता है आप जो मिनिस्ट्री को अगर जोड़ना चाहो, आप मिनिस्ट्री ऑफ IT को जोड़ सकते हो। तो एग्जाम में अक्सर ऐसे मिस्टेक्स हो जाते हैं, बट देन याद रखिएगा कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा अनाउंस किया गया है विद जो इनिशिएटिव है, एंड बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव होगा टू प्रमोट इनोवेशन अक्रॉस इंडियाज अर्बन इकोसिस्टम। तो जब अर्बन इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं, डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अपने आप जो नोडल मिनिस्ट्री ये आता है। आइडिया क्या है? देखिए द आइडिया इज टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म दैट ऑफर्स ample opportunities on how to continue creating and promote the use of data to address complex urban issues and such as ongoing COVID-19 पैंडेमिक। अब देखिए COVID-19 पैंडेमिक के दौरान वैसे तो जो अर्बन इश्यूज है ये कुछ नया नहीं है, जैसे वेस्ट डिस्पोजल फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट न्यू, बट देन कोविड पैंडेमिक के दौरान ऐसे कई सारे इमर्जिंग चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं, एंड ओपन डेटा वीक के जरिए हम क्या चाहते हैं कि जो यंग माइंड्स है इनको इनकॉर्पोरेट किया जाए, इनको लाया जाए, इनोवेटिव टेक्निक्स को लाया जाए, ताकि हम जो अर्बन इकोसिस्टम में जो इमर्जिंग चैलेंजेस अभी इमर्ज हो रहे हैं, जो आ रहे हैं, इनको हम टैकल कर पाए विद अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। अब देखिए ओपन डेटा क्या है, सबसे पहले तो आप इसको समझ लीजिए। एक ओपन डेटा यानी कि जो पब्लिक सोर्स में ओपन हो, इसको आप अगर डिफाइन कीजिएगा तो इसको आप कह सकते हो विच कैन बी फ्रीली यूज्ड, रीयूज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एनीवन। सो 3 क्वालिटी आपको देखना पड़ता है ओपन डेटा, विच इज़ अवेलेबल एंड एक्सेस टू एवरीवन, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो सबके लिए अवेलेबल हो, हर कोई इसको एक्सेस कर पाए, री यूज़ एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसा, एंड यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन, हर कोई इसमें ओपनली पार्टिसिपेट कर पाए। सो ओवरऑल अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में कहूँ तो हम क्या चाहते हैं कि जो डेटा है ये पब्लिक
प्लेटफॉर्म पे रहेगा जहाँ पे एनीवन, अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो आप जाके इसको अवेल कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, आप डेटा को यूटिलाइज कर सकते हो। एंड यहाँ से जो भी आपके किसी पर्टिकुलर सेक्टर में अगर आप इसको अप्लाई करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, कोई इनोवेटिव प्रैक्टिस आप अगर लाना चाहते हो, तो आप इस तरह के डेटा को यूटिलाइज कर पाओगे। सो इसी में जागरूकता लाने के लिए एक ओपन डेटा वीक रखा गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स। अब एडवांटेज क्या है इसका, देखिए सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो मार्केट फ्लो है, मार्केट में जो मनी फ्लो है, इसको आप इजीली ट्रैक कर पाओगे पब्लिक, क्योंकि पब्लिक फोरम में रहेगा सारे डेटा। तो पब्लिक सेक्टर में आपका विद द ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी आपका ट्रस्ट डेवलप होगा एंड आप खुद को इनकॉर्पोरेट कर पाओगे इन इमर्जिंग चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए। मल्टी डायमेंशनल को रिलेशन होगा, इट इल्यूमिनेट्स द करंट एंड हिस्टोरिकल ट्रेंड्स विच कैन बी को रिलेटेड with information on social, political and environmental climates। एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच रहेगा, इसमें क्या होगा, बेसिकली इट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, रेस्पॉन्ड एंड और टू इवन प्रिडिक्ट द चेंजेस इन रियल टाइम बेसिस पे आप जो चैलेंजेस है इसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे, इसके अगेंस्ट में आप रेस्पॉन्ड जनरेट कर पाओगे एंड ऑफ कोर्स यू कैन इवन प्रिडिक्ट द चेंजेस इन ऑन अ रियल टाइम बेसिस। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज अनदर एडवांटेज ऑफ सच काइंड ऑफ ओपन डेटा, जैसे कि एनवायरमेंटल जो भी इम्पैक्ट है इनको आप एसेस कर पाओगे एंड इसको रिड्यूस कर पाओगे बाय सिंप्लीफाइंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इट्स सोर्स। अब कोई भी प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पर्टिकुलरली हम बात करें, जनरेट होता है तो आप जो सोर्स है उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे एंड बाय एडिंग इन कंप्लायंस of existing project service infrastructure with environmental regulation। compliance जो norms रखे जाते हैं इन पे आप फोकस कर पाओगे। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेटा, डेफिनेट सी बात है, जब पब्लिक फोरम में कोई भी डेटा आता है, जब डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में ट्रांसपेरेंट वे में डेटा का यूटिलाइजेशन होता है, सो इट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेटा। इससे क्या होगा, इट विल अलाउ द इंफॉर्मेशन टू बी एक्सेसिबल टू द एवरेज एंड यूजर्स। जो एंड यूजर्स है उन तक डेटा पहुंचेगा, वो ओपनली किसी भी डेटा को अवेल कर पाएंगे एंड ऑफ कोर्स इन अ लॉन्ग रन गुड गवर्नेंस के तरफ हम मूव कर पाएंगे। नेक्स्ट इज आरबीआई का जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, आरबीआई ने अपने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, अब देखिए इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको पूछ सकते हैं डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये है आरबीआई के द्वारा। अब अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स क्यों न्यूज़ में रहा, क्योंकि आरबीआई देखिए बता रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो इस इंडेक्स है इसके अंतर्गत ये बता रहे हैं कि जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है ये 39.6%, करीब करीब 40% तक इंक्रीज हुआ है ड्यूरिंग द कोर्स जब हम बात करते हैं सितंबर 2021 इन कंपैरिजन विथ मार्च 2021। सो पिछले कुछ महीनों में मार्च 2021 से लेकर सितंबर 2021 तक का जो टाइम फ्रेम है अगर हम देखें तो 40% जो डिजिटल पेमेंट है इसमें हमने बढ़ावा जो आप कह सकते हो राइज आपने देखा है, बढ़ोतरी आपने ऑब्जर्व किया है। अब रीज़न क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। अब ये जो पीरियड हम बात कर रहे हैं बेसिकली ग्लोबल पैंडेमिक का पीरियड है एंड कहीं ना कहीं जो कैश फ्लो है इकोनॉमी में उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। मोर ओवर जो आप इन कैश जो पेमेंट करते हो आप उससे हटकर, क्योंकि नो कांटेक्ट का एक सेंटिमेंट, एक साइकी हमारे दिमाग में अभी डेवलप हो रखा है, तो इसके चलते डिजिटल पेमेंट जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार देखा गया है। जो इकोसिस्टम है डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम, इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार देखा गया है। आप देख सकते हो अभी आपके आसपास जो ऑब्जर्व आप कर सकते हो, किसी भी स्ट्रीट वेंडर में जाइए या छोटे मोटे जो किराने के स्टोर्स होते हैं आप अगर जाते हैं तो आपको वहाँ पे डिजिटल पेमेंट का ऑप्शंस डेफिनेटली प्रोवाइड किया जाता है। मेजर हाईलाइट मैं बता देता हूँ आपको, देखिए बेसिकली जो इंडेक्स है इसमें 5 ब्रॉड पैरामीटर्स रखा गया है। पेमेंट एनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट infrastructure from demand side and of course from the supply side as well, payment performance and consumer centricity। अब ये 5 ब्रॉड पैरामीटर्स के बेसिस पे इसको डेवलप किया गया है एंड इसमें जो आउटलाइन रखा गया है, देखिए द इंडेक्स measure of online transaction was 304.06 in September 2021, it was जबकि मार्च में 270.59 इन मार्च 2021। जो हम अगर इसके साथ कंपेयर करें जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है तो इंडेक्स का जो स्कोर रहा है ये
217.74 था। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं सितंबर 20 से लेकर सितंबर 2020, जो सितंबर 2020 था वहाँ से लेकर सितंबर 2021 तक जो इजाफा देखा गया है 217.74 से लेकर 304.06 तक हमने इस इंडेक्स में बढ़ावट देखा है, जो कि करीब करीब 40% का आता है। अब बेस ईयर इसके लिए रखा गया है, देखिए डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का 2018। अब इंक्रीज होने का रीज़न क्या है, देखिए कई सारे रीजंस रहे थे। एक तो हो गया पैंडमिक के दौरान जो आप नो कांटेक्ट का जो एक पॉलिसी डेवलप हुआ है, ये पहले एक बात है। या फिर जो और भी जो सिग्निफिकेंट पॉइंट है जो ये इंडेक्स बताता है हमें, द पेमेंट हैज़ इंक्रीज्ड मेनली बिकॉज ऑफ द की मेजर्स जो एनपीसीआई के द्वारा लिया गया है। द एनपीसीआई हैड given approval for WhatsApp to go live with UPI as soon as it done and the user base increased to 2 crores। क्योंकि आपको पता है जो WhatsApp है, पर्टिकुलरली हम बात करते हैं भीम ऐप, हम बात करते हैं गूगल पे, हम बात करते हैं पेटीएम, बट देन जैसे ही एनपीसीआई ने WhatsApp के ज़रिए पेमेंट का ऑप्शन रखा था, यूपीआई के साथ इसको रिलेट किया था, वहाँ से हमने करीब करीब 2 करोड़ का यूज़र बेस बढ़ते हुए देखा है। द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो आरबीआई के अंडर में जो क्रिएट किया गया था, इससे भी काफ़ी ज़्यादा एनकरेज मिला जो पीओएस हैं इनको डिप्लॉय करने में। एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट लॉन्च किया गया था, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये आपको डीएनए सीरीज में इसके बारे में डेफिनेटली मिला होगा, पीआईडीएफ के बारे में। सो इसके चलते जो पीओएस जो मार्चेंट्स है इनके पास जो पॉइंट ऑफ सेल है, इसको डिप्लॉयमेंट में काफ़ी ज़्यादा एनकरेज मिला था। आरबीआई का जो दूसरे रिपोर्ट्स है, जो इंडेक्सेस है, जस्ट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव अगर आपको पूछा जाता है तो रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आप इजीली इसको याद रख सकते हो। फॉरेक्स जो है, आरबीआई इज़ दी ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो या इंस्टीट्यूट आप कह लो जो फॉरेन एक्सचेंज से डील करता है। ये हर साल 2 बार इसको रिलीज किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट ऑफ कोर्स अगेन आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो कमिटी है इनके द्वारा पब्लिश किया जाता है अगेन ट्वाइस ए ईयर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश्ड ट्वाइस ए ईयर। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड पब्लिश्ड 4 टाइम्स ए ईयर, हर क्वार्टर में आपका ये रिलीज किया जाता है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे पब्लिश्ड 4 टाइम्स अ ईयर, अगेन क्वार्टरली बेसिस पे इसको पब्लिश किया जाता है। सो दीज आर द मेजर रिपोर्ट्स जो आरबीआई के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। The last topic which we are going to discuss today is the census in काजीरंगा नेशनल पार्क। देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सेंसस कंडक्ट किया गया था, पर्टिकुलरली जो वेटलैंड्स है इनके बारे में एक सेंसस कंडक्ट किया गया था। एंड 52 करीब करीब वेटलैंड्स जो काजीरंगा नेशनल पार्क में मौजूद है, यहाँ पे हमने सेंसस को कंडक्ट किया। इन 2021 द बर्ड काउंट कहा जा रहा है कि इट हैज़ गॉट इंक्रीज्ड टू 93,491। देखिए एग्जैक्ट फिगर आपको याद नहीं रखना है, आपको बस इतना बेसिक पता होना चाहिए कि जो बर्ड काउंट है इसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। इट वॉज 34,284 इन 2020। सो आप एक साल में अगर आप बात करें तो लगभग लगभग 3 टाइम्स, नॉट एग्जैक्टली 3 टाइम्स, समवॉट लेस देन 3 टाइम्स इसमें इजाफा देखने को मिला है। एंड परसेंटेज के बारे में बात करें तो एक साल में 175% के आसपास हमने इजाफा देखा है। सो 175%। Around 126 species were spotted during the census using point count method। तो इस सेंसस के लिए हमने यूज़ किया था पॉइंट काउंट मेथड। एंड करीब करीब जो पूरा नेशनल पार्क है ये यहाँ पे आपको 126 प्रजातियाँ देखने को मिले थे। अच्छा, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूँ काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये बेसिकली असम में लोकेटेड है एंड करीब करीब 42,996 हेक्टेयर एरिया को कवर करता है। अप्रॉक्सीमेट 43,000 हेक्टेयर एरिया को ये कवर करता है। अब इसको देखिए 1974 में एक नेशनल पार्क के हिसाब से डिक्लेयर किया गया था, 2007 में इसको बनाया गया था टाइगर रिजर्व, एंड ऑफ कोर्स 1985 में आपको पता होगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के हिसाब से भी इसको डिक्लेयर किया गया था। अब असम में देखिए 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, एक तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, दूसरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है। मैं चाहूँगा कि इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं। टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2018 में जो सेंसस हुआ था हमने देखा था 2413 राइनोज, पर्टिकुलरली जो वन हॉर्न राइनोज के बारे में हम बात करते हैं
तो इनफैक्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रजाति जो राइनोज है इन नंबर के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे आपको मिलते हैं। एंड इसके अलावा जो एशियाटिक एलिफेंट है आपको करीब 1100 नंबर में मिलेंगे। अब असम में देखिए टोटल 7 नेशनल पार्क है, 5 हुआ करता था लेकिन पिछले साल और 2 ऐड कर दिया गया था। जो 7 नेशनल पार्क है इनके नाम में आपको अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ आपको मैं बताऊं, रायमोना नेशनल पार्क जो एकदम 6th नेशनल पार्क था, लास्ट ईयर ही इसको इंक्लूड किया गया था। देन मानस, ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी, काजीरंगा, दिहिंग, देन डिब्रू साइखवा एंड दिहिंग पटकाई। आप याद रखिएगा जो 6th नेशनल पार्क था, पहले तो 5 थे। रायमोना नेशनल पार्क जो है आपका बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट के अंडर में पड़ता है। ये आपको आपका 6th नेशनल पार्क के हिसाब से इसको डिक्लेयर किया गया था। 7th जो था दिहिंग पटकाई रीजन। अब दिहिंग पटकाई जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था। आप इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी था ये न्यूज़ में, बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस एंड ऑल, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे थे कुछ प्रोजेक्ट को लेकर। तो दिहिंग पटकाई को आप डेफिनेटली इसको फॉलो कीजिएगा। एंड इसका वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो आपको अगेन डीएनए सीरीज में मिल जाएगा दिहिंग पटकाई का जो इशू है। सो टोटल यहाँ पे 7 नेशनल पार्क्स मिलेंगे। जो और दूसरे हाईलाइट्स है यहाँ पे बात करें तो टोटल देखिए जो वेटलैंड्स है इनमें मोर देन 66,000 वाटर बर्ड देखे गए हैं एंड अराउंड 42,000 वर काउंटेड इन द नेशनल पार्क एरिया। वेरएज जो आपका बुरासापुरी एरिया है यहाँ पे आपको 24,000, अगेन नॉट सो इम्पोर्टेंट। Of all the animals, the bar-headed geese were in greatest numbers. There are 16,552 bar-headed geese and also the census reported common tail जो है आपका 5,000 से भी ज़्यादा एंड पिन टेल जो है 9,000 से भी ज़्यादा आपको मिलेंगे। सो ओवरऑल ये वाटर बर्ड प्रजाति के बारे में बात करते हैं। 40,000 हॉक डियर्स रिपोर्ट किया गया था एंड दे आर द मेन फूड फॉर द टाइगर। एंड ऑफ कोर्स हॉक डियर इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए जो फूड चेन है आपको पता होगा, टाइगर आपको मिलता है यहाँ पे। एंड इनका प्राइमरी जो फूड चेन में प्राइमरी जो इनका प्रे होता है टाइगर्स के लिए, तो हॉक डियर को ये हंट करते हैं। 35 एलिफेंट्स को स्पॉट किया गया था ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर सर्वे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।